I found someone on internet. This guy was amazing. This guy was brilliant. This guy was well connected, very influenced, charming personality. And that world is created around you that you never doubt. और उस इन्फ्लुएंस में आप बह के कुछ भी ऐसा एक्सपेंस करना शुरू कर देते हो. ये साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम की जो पूरी दुनिया है, किस तरह से सर ये क्या थ्रेट आते गए और कैसे कैसे हम उनको काउंटर करते गए? अब तो लोग नाइजीरियन प्रिंस की ईमेल पे लुट जाते थे कि मैं नाइजीरियन प्रिंस हूँ, मेरा $200 मिलियन मैं बांटना चाह रहा हूँ. रेंडमली सिलेक्टेड पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो अच्छे दिल के हैं. 3 ही अटैक वेक्टर हैं या 4 मान लीजिए जिनके थ्रू आप ये गलतियां करते हो. QR कोड, लिंक, ऐप या वाईफाई, यही 4 हैं. जो साइबर क्राइम वर्ल्ड है, क्या है इस क्राइम की दुनिया में, कैसे अब ये कंपनीज बन चुकी हैं, किस तरह का इन्वेस्टमेंट इसमें है, किस तरह का टर्नओवर इसका है, कितने प्रोफेशनल लोग वहां बैठे हैं. तो हम लोगों के होश उड़ गए. हमने कहा यार क्या क्या किस लेवल की कमाई चल रही है. ये है कमाई. अब ये जो इंडस्ट्री है करीब 1 लाख 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है. जैसे इस अकाउंट में पैसा है विद इन हाफ एन आवर 1 आवर ये बाहर होना चाहिए. ये तुरंत दूसरे अकाउंट में जाएगा, दूसरे से तीसरे अकाउंट में जाएगा, तीसरे से 100 अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जैसे वो 100 अकाउंट में होगा तो आप कितने अकाउंट फ्रीज कराओगे? तो सर ये 100 के 100 इनके कंट्रोल में होने चाहिए अकाउंट. जो उनका अटैक वेक्टर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जिसको टारगेट कर रहे हैं वो कौन है. जैसे कि यदि कोई 25 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको वो लूटेंगे, ब्लूटिक करा देंगे, यूट्यूब लाइक करो पैसे कमा लो, जॉब बाहर दिलवा देंगे. उसकी जिंदगी में जो चीज प्रायोरिटी रखती है, यदि आप 25 से 50 साल के बीच में तो उसको पता है किसके अकाउंट में. यदि आप 50 से ऊपर चले गए 60-70 तो मुझे तो डर सा लग रहा है सर. किस पॉइंट पे आके आपको ये समझना चाहिए आपको उससे आगे नहीं बढ़ना है और वेरीफाई कर लेना है, ये एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करना. और एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन क्या हो सकता है? तो मैं एक ऐप रिकमेंड करता हूँ. हमेशा एक जनरल थंब रूल याद रखना फाइनेंशियल सिस्टम का कि यदि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है. आपने सिर्फ तभी कुछ करना है जब आपको पैसा देना है. पैसा लक्ष्मी अपने आप आती है आपके अकाउंट में. आरबीआई ने कहा है कि यदि आपने किसी को ओटीपी दे भी दिया या कोई गलती कर ही दी तब भी बैंक आपका पूरा पैसा वापस करेगा. 85% ऑफ योर लॉस बैंक बियर करेगा. So this is a great revolutionary step. People should know about it. और ये हो जाएगा. अभी इलॉन मस्क का एक स्टेटमेंट आया था कुछ डेटा सेंटर्स को स्पेस में या आउटसाइड दी मतलब अर्थ से बाहर करने का. तो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है? सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में. आपके करियर के बारे में जानकर सर हम लोग मतलब चौंक गए कि जिस तरह का वास्ट करियर आप कर रहे हैं, जिस तरह का कमाल का काम सर करते हैं साइबर सिक्योरिटी में. सर इस देश में बहुत बड़ा नाम है. सबसे बड़ा नाम है कि नहीं ये तो सर ही बताएंगे, लेकिन बहुत ही बड़ा नाम है. सर के कमाल के पॉडकास्ट ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है. सर का कमाल के शोज दूरदर्शन पे अवेलेबल है. और सर की नॉलेज जितनी डीप है और सर जिस तरह से बात को बताते हैं, हर तरह से ये पॉडकास्ट बहुत ही कमाल का होने वाला है. तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भी जेके सुपर पॉडकास्ट में. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जेके सुपर पॉडकास्ट में. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया. आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया सर. सर अब हम लोग तो सर इस दुनिया के में बिल्कुल ही आप समझिए कि कच्चे खिलाड़ी भी नहीं है सर. हम लोग तो विक्टिम ही हैं. हम लोग के साथ तो गलत ही हो सकता है. गलत क्यों ना हो इस बारे में आज आपसे बात करेंगे सर. सबसे पहले शुरू करते हैं सर कि ये साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम की जो पूरी दुनिया है, किस तरह से सर ये कहाँ से शुरू हुई? मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करना चाहता हूँ कि कहाँ से जैसे जैसे चीज़ें हम लोगों के लिए उपलब्ध होती गई, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे क्या इवॉल्व होता गया, क्या थ्रेट आते गए और कैसे कैसे हम उनको काउंटर करते गए. इस जर्नी पे आपके साथ चलेंगे सर. बताइए सर कहाँ से शुरू होती है पूरी जर्नी सर? मुझे ऐसा लगता है कि जब से दुनिया बनी, जब से इंसान सोशल हुआ है जी, तब से फ्रॉड हो रहा है. इंसान का जो नेचर है ना कि लोगों को इल्यूजन क्रिएट करके या भ्रमित करके या किसी भी तरीके से चीट कर देना, ये ट्रेट अलग अलग तरीके से सामने आता रहता है. साइबर स्पेस आने के बाद ये ज़्यादा आसान हो गया. पहले क्या होता था, लोग आपके सामने आएंगे, इन पर्सन भरोसा दिलाएंगे, फिर लूटेंगे. अभी वो कहीं भी बैठ सकते हैं, वो कहीं से भी भरोसा दिला सकते हैं और आपको लगेगा भी नहीं कि वो व्यक्ति नहीं है. इम्प्रेस भी कर लेगा. मिक्स भी होता है साइबर स्पेस में. जो लोग लुटते हैं कई बार वो इन पर्सन भी मिल चुके होते हैं लोगों से, उसके बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो लुट जाते हैं. तो मैं इसको एक अलग तरह का कोई इवोल्यूशन नहीं मानता जी. सारी कहानी यह है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने अधिकतर समय
इंटरनेट पर बिताना शुरू कर दिया है। 70-80% टाइम हम इंटरनेट पर है, इसलिए क्रिमिनल वहाँ पहुँच गया। आप जहाँ होगे क्रिमिनल वहीं तो जाएगा, उसको तो लूटना आपको है जी। अभी आप चले जाएंगे तो वहाँ पहुँच के लूटेगा आपको। आप चांद पे चले जाएंगे तो चांद पे ढूंढ के लूट लेगा आपको। आप अपनी जर्नी कीजिए, वो अपनी जर्नी आपके पीछे करता रहेगा। तो इसलिए ये चीज़, और एक और लाइन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो क्रिमिनल्स है वो हमेशा इनोवेटर होता है। वो आपसे पहले इनोवेट कर लेता है, आप उसको चेस करते हो। उसका सर्वाइवल ही तब है जब वो कुछ नया लेके आए। जी। इसलिए जितने बार मैं केस सॉल्व करता हूँ कुछ नया सीख लेता हूँ, क्योंकि मैं अब मोडस ऑपरेंडी समझता हूँ ना। जब क्रिमिनल मुझे बताता है, उससे पहले तो मुझे भी नहीं पता। मैंने जब 12 तरीके OTP चुराने के बताए, तो ये सारे मुझे क्रिमिनल्स के थ्रू ही सीखने को मिले। और ये क्रिमिनल्स अधिकतर कौन थे? जो टीनेज बच्चे थे, 15, 16, 17, 12 साल के बच्चे। 12 से 17 साल 9 साल का बच्चा था एक तो तरीका उसने बताया मुझे। 9 साल का बच्चा, जिससे पूरे शहर में तहलका क्रिएट कर रखा था। और सर आप इतने बड़े साइबर एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, और क्योंकि आपने इस डायरेक्शन में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपको इन तरीकों के बारे में एक अंदाजा भी नहीं था कि इन तरीके से OTP चुराए जा सकते होंगे। अरे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 12 तरीके या 13 तरीके मुझे पता है, तो कोई ये थोड़ी ना कि 14वां नहीं होगा या 15वां नहीं होगा। कल के दिन कोई नया आ जाए और मैं ही लुट जाऊँ, तो मैं भी तब तक ही सुरक्षित हूँ। तब तक लोग ये वाली मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई नहीं ले आएंगे तो कोई भी लुट सकता है। तो आप अपने आप को कोई इल्यूजन में न रखें कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं। तो आप, तो यही जो रेस है जो क्रिमिनल और पुलिस के बीच की है, हम हमेशा दौड़ रहे हैं उसके पीछे, और हर बार वो मुझे सरप्राइज कर रहा है। क्योंकि जब मैं कोई केस सॉल्व करता हूँ ना, तो मैं विक्टिम की साइकोलॉजी एनालाइज करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इस तरह का उसको इतना भरोसा कैसे हो गया किसी व्यक्ति पर। अभी मैं 2 दिन पहले हैदराबाद में था। हैदराबाद पुलिस की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है शील्ड करके। तो शील्ड में मैं गया था एज ए स्पीकर। मुझे एक लेडी का फ़ोन आया, बार बार वो कॉल कर रही है। कम से कम उन्होंने मुझे 1 घंटे में 20-22 कॉल किया हूँ। मुझे लगा कुछ अर्जेंट है। अब मैं बोल रहा हूँ तो मैंने, क्या हुआ मैडम? नहीं आप मुझे प्लीज़ बस सुन लीजिए, मुझे आप बचा सकते हैं और आप ही मुझे बचा सकते हैं, और बहुत डेस्परेट। और ये आपकी जान पहचान में कोई थी? नहीं, अननोन नंबर। अननोन नंबर, आपका नंबर मिल गया उनको? ठीक। कहाँ से नंबर? में बताया भाई फलाने किसी मुंबई से थी, किसी पुलिस स्टेशन से मेरा नंबर लिया था। तो मैंने कहा कि बताइए। तो आदमी क्या होता है, जब इमोशनली किसी तरह से इम्पैक्टेड होता है ना, तो पूरी कहानी सुनाता है। और उस पूरी कहानी में वो स्टार्ट यहाँ से करता है कि आप मुझ पे भरोसा करना, मैं गलत नहीं हूँ। मतलब उसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है, तो मैं बड़े तसल्ली से सुन रहा था। बाहर आ गया, सुनने लगा। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली में कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, हस्बैंड से मेरी ट्यूनिंग नहीं है और वो मुझे खर्चा नहीं देते हैं, तो मेरी जो फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, और मेरा बच्चा भी है। ऐसे करके उन्होंने स्टार्ट की कहानी। एंड बोले, इन दिस टर्मोइल आई फाउंड समवन ऑन इंटरनेट एंड this guy was amazing, this guy was brilliant, this guy was well connected, very influenced, charming personality, and वो 5 मिनट मिले किसी से और सब उसको पसंद करने लगते हैं। and we start meeting, and उसके बाद वो बंदा मेरी माँ से मिला, और मेरी माँ बहुत सुपर स्मार्ट, सुपर इंटेलिजेंट लेडी है, बट वो भी कन्विंस्ड हो गई और वो उसके बिल्कुल प्रभाव में आ गई। एंड देन उन्हें फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, और मुझे वो स्टोरी सुनाती जा रही। अब जब 10-15 मिनट स्टोरी हो गई, तो मैंने कहा मैडम नुकसान कितने का हुआ है? बिकॉज मेरा हमेशा फोकस होता है पॉइंट टू पॉइंट बात करना। तो उसको ऐसे लगा, मैंने उसको हट गया वो, क्योंकि वो तो अपना फ्लो में थी। मैंने कहा मुझे जान के हेल्प नहीं होगी, कुछ नुकसान कितने का हुआ मुझे फटाफट बताइए, और कितने दिन में हुआ है? 57 लाख। कैसे हुआ है? अब देखिए मेरी टू द पॉइंट बात, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा चलिए बताइए। मैंने कहा अकाउंट में पैसे दिए, कैश में पैसे दिए? मैं तो मेरी टू द पॉइंट, नहीं अकाउंट में भी नहीं दिए, कैश में भी नहीं दिए। तो फिर मैंने कहा नुकसान हुआ कैसे? तभी तो मेरी बात तो सुनिए, बताइए। उन सब डिटेल का आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो समझाना चाह रहा हूं मैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने अकाउंट में पैसे नहीं दिए, आपने कैश भी नहीं दिया है, और फिर भी आप लुट गए। अब मैं थोड़ा और वो हुआ, तो बोले हुआ क्या कि जब वो मेरे बहुत क्लोज हो गया और हम लोग बातचीत करने लगे, तो उसने मेरे से प्लान बनाया कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। सो वी मेड अ ट्रिप, और हम घूमे घामे और होटल्स में रुके, फ्लाइट्स वगैरह सब, और उसमें हमारा 56 लाख खर्चा हो गया। और वो पेमेंट मैंने किया, और उसने मुझे हर बार बोला कि मैं पे कर दूंगा, मेरा किसी वजह से क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा, मेरा कुछ इशू है। और मैंने कहा ठीक है, तो आ ही जाएगा, बट नाउ ही इज़ नॉट पेइंग मी। अब यहाँ पे पॉज लिया
मैंने कहा मैडम, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप पैसे की प्रॉब्लम है आपको, है ना, स्ट्रगलिंग, एंड यू डिड सो मच एक्सपेंस ऑन समवन टुगेदर, ऑफ कोर्स 56 lakhs इज अ गुड मनी। एक ट्रैवल में कैसे हो गया? बोले हम बहुत अच्छे होटल्स में रुके, हमने बिल्कुल मतलब बिजनेस क्लास फ्लाई किया, ऐसे करके। मैंने कहा चलो, एक बार भी उसने नहीं दिया? बोले ना। मैंने एक भी पैसा उसके अकाउंट में नहीं किया? बोले ना। तो मैंने कहा फिर चीटिंग कहाँ हुई? बोलते नहीं, उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, व्हाट्सएप पे लिखा है बार बार कि मैं पे करूंगा, और ऐसा है। तो मैंने कहा पहले तो ये इल्यूजन खत्म कर दीजिए, क्योंकि गाइडलाइन है कोर्ट की कि व्हाट्सएप मैसेजेस आर नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट एज ए प्राइमरी एविडेंस। अभी तो साइबर फ्रॉड भी नहीं हुआ सर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी साइबर, क्योंकि मिलता आदमी साइबर से ही है। जो मिक्स मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे, कहाँ, क्योंकि उसके जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट थे, जब वो इन्वेस्टिगेट किया गया तो सारे फ्रॉड थे। वो बंदा वो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था उसमें नहीं। बट वो जिस तरह से प्लान करके आता है कि उसका लिंक्डइन, उसका ये कि इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कि उसके बाद उसको भी जानता हूँ, बड़े को भी जानता हूँ, और को भी जानता हूँ, और कॉल भी लगाएगा, बात भी करेगा। दैट वर्ल्ड इज क्रिएटेड अराउंड यू दैट यू नेवर डाउट। और उस इन्फ्लुएंस में आप बह के कुछ भी ऐसा एक्सपेंस करना शुरू कर देते हो। तो मैंने कहा आपने सारे बिल पे किए हैं, कोई भी एक एक्सपेंस ऐसा बताइए जो आपने किया हो, उसके अकाउंट में तो गया नहीं है, उसका बेनिफिट उसको एज एन इंडिविजुअल हुआ हो। तभी मैंने ऐसा है कोई, तभी तो मैं उसको, क्योंकि आपने अब होटल में रुके, रूम में रुके, ट्रैवल किया, ये तो वैसे वाले खर्चे ना। ठीक। आप मान लीजिए मैं लीगल केस भी कर दूं, तभी वो पलट के बोलेगा ये लेडी पहले मेरे संग दोस्त थी, सब कुछ अच्छा था, अब आज चार्ज लगा रही है फालतू में। तो मैंने कहा पलट भी जाएगा केस आपके ऊपर, तो पहले ऐसा कुछ निकालिए जो आपने एज एन इंडिविजुअल उस पर खर्चा किया। तो उसने कहा फिर मुझे सोचने दीजिए। देन शी गिव मी अ लिस्ट। मैंने कहा देखिए केस होता क्या है, और कोर्ट में या पुलिस के पास जाएंगे तो क्या बताना है आपने सिर्फ ये बताना है कि आपने ये एक्सपेंस उसके ऊपर किया, दैट्स इट। उसके अलावा का मैटर उससे मतलब नहीं है। ठीक बात। वो आपके खिलाफ ज्यादा होगा। तो ये अभी 2 दिन पुरानी बात है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। लेकिन फिर मैंने उस बंदे की डिटेल लिए, इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता पड़ा कि इट्स ऑल फेक। इस बंदा तो पूरी आइडेंटिटी थेफ्ट के पूरी दुनिया क्रिएट करके बैठा हुआ है। तो अभी तो हम लोग VI और वर्चुअल रियलिटीज़ और AI और क्वांटम और इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। यदि बंदा थोड़ा सा AI स्मार्ट और होता तो दिस वुड हैव बीन डन मच मोर इजीली। फिर तो वो इतना कन्विंसिंग कर लेता। क्योंकि आज की डेट में मैं आपको यहाँ पे स्पीकर पे आपका कोई परिचित है, उसी की आवाज़ में बात कर सकता हूँ, करा दूंगा। फोन लगाऊंगा, मैं डायनामिक की सिचुएशन क्रिएट करूंगा कि सर ये लीजिए, कमिश्नर साहब से बात कीजिए, एंड यू नो इट। फोन लगाया, वो दिखेगा नाम उनका, नंबर तो आप देख नहीं रहे हो, और आवाज़ भी दिखेगी, तो आप तुरंत कन्विंस हो जाओगे यार ये तो कनेक्टेड है ना बंदा, आप कॉल से वेरीफाई करने वाले हो। So, and then I can also send you some videos where we are together, or pictures for that matter. It becomes much easy. आपको 4 पिक्चर बड़े बड़े लोगों के संग भेज दिया, बड़े कैजुअल टाइप की, और आप कन्विंस हो जाते हो। हमारा ब्रेन ऐसा ही है। सो साइबर स्पेस को मैं डिस्टिंक्ट नहीं लेता, इट्स जस्ट अ टूल टू बिल्ड ट्रस्ट विद समवन। Criminal will never hack your devices to reach to you. Criminal will always hack you to reach to your devices. Wow. आप हैक होते हो, एंटीवायरस की जरूरत इसको नहीं है। जब मैं आया तो आपने एक सवाल पूछा कि आईफोन सेफ है या एंड्रॉयड, तो मैंने एक स्माइल किया, क्योंकि क्रिमिनल आपका आईफोन या एंड्रॉयड नहीं हैक करने बैठा है। मेरे पास 99% जो केसेस हैं उसमें फोन हैक होता ही नहीं है। 99% 1-2% में मान के चल रहा हूँ कि फोन हैकिंग तक गया ही बात नहीं होता, इंसान हैक होता है। अब इंसान ने कहाँ गलती की, खुद ही कुछ कर लेगा। जब आपको APK फाइल आई, शादी का कार्ड कि शादी में बुलाया है, और आप कसम खा के बैठे जाओगे, तो वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लोगे, डिस्पाइट ऑफ दैट देयर विल बी 4 वार्निंग्स। एंड्रॉयड आपको 4 वार्न करेगा कि भाई साहब ये अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशन है, क्यों इंस्टॉल कर रहे हो। प्ले प्रोटेक्ट वार्न करेगा आपको, जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट सर्विसेज है। उसके बावजूद सब डिसेबल करके लोग इंस्टॉल कर लें, तो फिर डिवाइस तो हैक नहीं हुआ ना, फिर तो आप ही कन्विंस थे। या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के जो फ्रॉड हुए हैं, लोगों ने लाखों डाल दिए, 3-3, 6-6 महीने तक दिए जा रहे हैं पैसे, 6 महीने तक कन्विंस्ड हो ना पूरी तरीके से, एक दिन आपको लगा रही है तो फ्रॉड है। तो यू वर सो कन्विंस्ड कि जब अभी, और ये इतना
हंसी आती मुझे। मेरी सोसाइटी से 3-4 दिन पहले एक बंदे का फ़ोन आया, इज़ अ वेरी बिग बिजनेसमैन। अमित जी एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अब वो जानता है मुझे, सोचिए आप, मतलब मेरे वीडियो भी शायद देखे होंगे उसने। अच्छा, मिला नहीं है आपसे, सोसाइटी में रहता है? हाँ, हाँ। और नहीं मिला भी होगा। अमित जी वो हुआ क्या कि वो बंदा तो अभी टच में है, वो तो फ़ोन कर रहा है और मेरे कुछ मैंने इन्वेस्ट कर दिया, कुछ 15,000 रुपये डाल दिए थे, टेस्ट के लिए डाले थे, और वो मुझे लग रहा है कि उसको तो अभी अब पकड़ सकते हैं, मतलब ये टोन होती है उनकी। अच्छा। मैंने कहा मैं समझ गया लुट गए हो आप, हाँ। पर कैसे लुटे मुझे बताओ। अरे कुछ नहीं, वो व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उसने कहा कि वो ऐप है और उसमें आप पैसे डालिए और वो डबल कर देंगे, शाम तक डबल हो जाएंगे। तो मैंने कहा छोटा अमाउंट डाल देते हैं, तो मैंने 15,000 डाला, पर जो शाम को मैंने पैसा डबल हो गया था। मैंने पैसा विड्रॉल करने की कोशिश की तो उसने कहा इसमें टैक्सेशन का पैसा और डालिए तब विड्रॉ कर पाएंगे। तब मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा अच्छा तब नहीं ठनका जब उसने डबल करने की बात की थी। तब आप कन्विंस थे, अब ठनक रहा है दिमाग जब आपसे वो टैक्स की बात कर रहे हैं। इंसान का दिमाग ऐसे ही है। तो वो तो अभी बात कर रहे हैं यार उसको पकड़ लो जाके, चलो आओ गाड़ी निकालो चलते हैं। अभी नूह में बैठा होगा वो, वही रात तक पहुंच जाएंगे, उठा लाएंगे उसको। मतलब लोग क्या समझे बैठे हैं पुलिस को। सर शुरुआती दिनों के आपके कुछ इनिशियल फ्रॉड्स याद आते हैं, जब इतना ओटीपी वाला सिस्टम नहीं था, तब किस तरह के फ्रॉड्स होते थे? कुछ उस समय का आपको याद आता है सर? तब तो लोग नाइजीरियन प्रिंस की ईमेल पे लुट जाते थे। क्या होता था? कि मैं नाइजीरियन प्रिंस हूँ, मेरा $200 मिलियन मैं बांटना चाह रहा हूँ, एंड आई हैव रेंडमली सिलेक्टेड पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो अच्छे दिल के हैं, जिनका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्चुअली हुआ है सर। लोगों ने ट्रस्ट करके भैया उसको पैसे भेज दिए, उसको पता नहीं क्या क्या भेज दिया। वाओ। मतलब वो देना चाह रहा है और आप लुट रहे हो। आप सोचिए, दे रहे तो दे दे, दे रहे दे दे। नहीं पर वो कहेगा साहब इतनी फीस इसका डाल दीजिए और प्रोसेसिंग करा रहा हूँ, और वो फीस इतनी छोटी होगी क्या आपको लगेगा यार 5 मिलियन आ रहा है, अब ये 1-1.5 लाख की बात है तो कर ही देता है, लोग कर देते हैं। उसके बाद नॉर्मली आर्मी वालों को इम्पर्सोनेट करके, लेडीज आर्मी वाला कोई, कि मैं अफगानिस्तान में हूँ, यूएस से हूँ, पोस्टेड हूँ, मेरे हस्बैंड से बन नहीं रही है और मैं इंडिया शिफ्ट होना चाहती हूँ। पहले वो बातचीत करेगी, सॉफ्ट होगी, दोस्ती हो जाएगी, वो दोस्ती इस हद तक होगी कि मैं तो अब इंडिया आ रही हूँ और मैं आपसे मिलने इंडिया आ रही हूँ, हाँ, मतलब जो भी हनी ट्रैपिंग टाइप। हाँ, हनी ट्रैपिंग टाइप। तो आ रही हूँ, तो मैंने अपना घर भेज दिया है, तो मेरे पास $2 मिलियन हैं और ये है और वो है, मैं लेके आ रही हूँ और हम वहाँ सेटल हो जाएंगे। बंदा खुश, लेडी आ रही है, प्रॉपर वीडियो कॉल चल रहे होते। फिर वो वहाँ से आते समय फोटो भेजेगी कि देखो मेरा बोर्डिंग पास ये है, ये मैं एयरपोर्ट पर, तो यार निकल पड़ी है। फिर वो फ्लाइट के अंदर से फोटो एक आ जाएगी, तो बिल्कुल वेट कर रहा है। फिर जब यह लैंड करेगी तब उसको कॉल आएगा, अरे सर वो मुझे कस्टम वाले निकलने नहीं दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज़ हेल्प मी, एंड आई एम द मतलब यू आर द ओनली वन जिसको मैं जानती हूँ इंडिया में और मैं परेशान हूँ। और तो इसको भी लगेगा मैं कैसे हेल्प नहीं कर सकता, मेरी फ्रेंड है, बात कराओ। तो बंदा कहेगा नहीं साहब बात नहीं कर सकते, और इनके उसमें तो कैश मिला है और इस केस में तो ज्वेलरी मिली है और इन केस में तो ये मिला है। अच्छा हाँ सर, तो आप क्या करें सर, बताइए क्या करना है। तो एक काम कीजिए सर, पेनल्टी पे कर दीजिए तो हम रिलीज़ कर देते हैं, और आप तो बड़े आदमी हैं तो आप उसके लिए कम पेनल्टी कर देंगे, तो आप एक काम कीजिए सर 4.5 लाख पेनल्टी डाल दीजिए। हाँ भाई साहब ने 4.5 लाख पेनल्टी कर दी, डाल दिया अकाउंट। अरे सर इतना और पेनल्टी, फिर फ़ोन आएगा, वो मांगता रहेगा पैसे, ये 10-12 लाख 15 लाख तक डाल देंगे, और फिर जब ये पैसा देना बंद करेंगे तो फ़ोन बंद हो जाएंगे। वो लेडी ना अफगानिस्तान में थी, ना वो यूएस में थी, वो लेडी थी ही नहीं। वो यहीं जामताड़ा में बैठी थी, मतलब वो कहीं भी हो सकती है। माय पॉइंट इज, बट यू वर कन्विंस सो मच विद दोस बोर्डिंग पासेस एंड फर्जी पिक्चर्स, तो वो दुनिया क्रिएट हो जाती है। ये होते रहे, ऐसे हुए, लगातार हुए। फिर ये डिस्टिलरीज तक मामले आए। सर अभी जब मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था, और सर बहुत ही, सर अगर अपना 100% ज्ञान यहाँ बता दें तो ये दुनिया का सबसे कमाल का पॉडकास्ट हो जाएगा। सर ने ऐसी दुनिया देखी हुई है। बट सर जो आपने एक पिक्चर पेंट की थी अबाउट द क्राइम वर्ल्ड, जो साइबर क्राइम वर्ल्ड है, हम सोचते हैं, हमने क्योंकि जामतारा सीरीज देखी हुई है, हमें लगता है कि यार वो लोग किसी गाँव में बैठ के या किसी छोटी जगह पर बैठ के ये सब कुछ कर रहे हैं। सर एक्चुअली में वो पिक्चर अगर आप पेंट कर सकें कि क्या है इस क्राइम की दुनिया में, कैसे अब ये कंपनीज बन चुकी हैं, किस तरह का इन्वेस्टमेंट इसमें है, किस तरह का टर्नओवर इसका है, कितने प्रोफेशनल लोग वहाँ बैठे हैं, ये लोग वेरी वेल ट्रेंड हैं, किस किस तरह की ट्रेनिंग। सर इस पिक्चर को थोड़ा पेंट करके ऑडियंस को समझाइए, ताकि बहुत ही कमाल की बात थी वो। 3-4 साल पहले हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, नूह से न्यूयॉर्क तक। जी, नूह से
न्यूयॉर्क तक। यूट्यूब पे मिल जाएगी, नेवर आई थी। उसमें हमने एक रियल रेट डाली। हाँ। तो आई थिंक एसपी थे उस समय नूह में, उनके थ्रू गांव में गए, कैमरे वैमरे के संग बंद कमरा वो घर आइडेंटिफाई किया जहाँ मैं पता था कि क्रिमिनल्स हैं। तो आप शॉट देखना कि गए और इतने में वो क्रिमिनल भागने लगे। एक को हमने पकड़ लिया और उसको फिर इंटरव्यू लिया। तो उससे पूछा गया कि भाई कितना कमा लेते हो? तो उसने कहा कि कुछ भी 1,00,000-1.5 लाख पर डे का। तो हम लोगों के होश उड़ गए। हमने कहा यार क्या क्या किस लेवल की कमाई चल रही है। ये है कमाई। और ये बात कर रहा हूँ मैं 4 साल पुरानी। और ये नूह के गांव में बैठे हुए, और ये गांव में बैठ के कमा रहा है आदमी। अब ये जो इंडस्ट्री है करीब 1,00,000-1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जो आज के रेट में इंडिया में हर साल जो पैसा लूटा जाता है। और इंडिया के इसमें से 95%-96% पैसा बाहर चला जाता है इंडिया के, जो रिकवर नहीं होता। हमारी जो रिकवरी रेट है 4%। ये टेररिज्म, ये हर तरह के इलीगल काम में यूज होता है। ऑफ कोर्स दुबई चाइना के रूट से बाहर जाता है। अब चूंकि जब इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाती है जहाँ इतना पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर हर तरह का सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जाता है। इन लोगों के लिए स्पेशल प्लेन बुक किए जाते हैं, चार्टर प्लेन, जिनमें ट्रेनिंग के लिए जाते हैं लोग। क्योंकि ये लोग इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई भी बिना ट्रेनिंग के किसी को भी ऐसी इल्यूजन क्रिएट कर देगा? चाहे वो डिस्टिलर्स के लिए ट्रेन किए जा रहे हो, चाहे वो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड किए जा रहे हो, चाहे वो हनी ट्रैपिंग के लिए केस की, दे आर वेल ट्रेंड। या फिर IRS फ्रॉड होते थे, इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम फ्रॉड, जिसमें टैक्सेशन का डर दिखा के कि आपका कोई टैक्स फ्रॉड है और उसमें आपको जेल ले जाएंगे। जो वो लीगल सेक्शन यूज करेंगे, जो वो लैंग्वेज यूज करेंगे, जिस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे, जिस तरह से वो इंडल्ज करेंगे, इट लुक्स सो रियल। आपको यूट्यूब पे बहुत रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी कि आप लगे यार ये तो इतना प्रोफेशनली बात कर रहा है कि आप डाउट ही नहीं कर सकते कि ये बंदा फ्रॉड हो सकता है। Is that well trained? They are so well trained. और उस ट्रेनिंग में पैसा लगता है, उस ट्रेनिंग में, और उसके बाद टारगेट्स होते हैं, उसका तो करते हैं। अच्छा ये तो हो गए वो लोग जो कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं कि वही कमा रहे हैं। कमाने वाला जो 80% कमाने वाला वो पीछे बैठा है, जिसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जिसने पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया हुआ। अब इस इकोसिस्टम के लिए किसी भी साइबर क्रिमिनल को मिनिमम 3 चीजें चाहिए। एक सिम चाहिए जिससे वो बात करेगा, जो उसके नाम पे नहीं होना चाहिए। एक बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें पैसा मंगाएगा, वो उसके नाम पे नहीं होना चाहिए। एक फ़ोन चाहिए जो चोरी का होना चाहिए। और यदि कई सारे लोग काम एक साथ कर रहे हैं तो एक जगह बैठ के कॉल सेंटर टाइप चलाएंगे। ये सारी चीज़ें अरेंज करके दी जाती हैं। सिम उड़ीसा के किसी किसान के नाम पर होगा, अकाउंट वेस्ट बंगाल के किसी सब्जी वाले के नाम पर होगा। और एक दो नहीं, हज़ारों की संख्या में अभी दिल्ली के रेलवे स्टेशन से 22,000 प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड पकड़े गए। 22,000 प्री एक्टिवेटेड, और एक बार नहीं, ये बार बार होता रहा है। सर 22,000 सिम निकालना, हम तो अपनी सिम लेने जाते हैं सर, हमारा तो इतना वेरिफिकेशन मांग लेते हैं। ये 22,000 सिम सिस्टम से बाहर आते कैसे हैं सर? तो जब हम लोगों ने और इन्वेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि इसे उड़ीसा के गांव में सब्सिडी के नाम पर कैंप लगते हैं। ये कैंप भी नकली है? हाँ, और वहाँ पर गांव वाले आ जाएंगे, या उनको चावल दे रहे हैं या दाल दे रहे हैं कि सरकार की सब्सिडी है, आपको 2-2 किलो 8-8 किलो चावल दिया जाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब वो जाएंगे आधार कार्ड अपना लेकर कि साहब आधार तो चाहिए। वो आपका आधार लेंगे, आपका फिंगरप्रिंट लगवाएंगे और आपके नाम से 3-3 सिम इशू करा लेंगे, और आपको 2 किलो चावल और 8 किलो वो दे दिया, आप खुश होकर निकल आए, हमारा तो सब्सिडी है। फिर वो बैंक अकाउंट खोल लेंगे उनके नाम पर, वही फिंगरप्रिंट आपको तो खुल जाता है आधार नाम से। फिर वो सिम कार्ड और बैंक अकाउंट का एक किट बनाते हैं, और वो किट बाजार में 8 से 10 हज़ार में बिकता है। और ये ऐसे बिकता है कि डीलर जो होते हैं, कि आप उनसे कहोगे कि साहब मैं ऐसा बैंक अकाउंट चाहिए, जो करंट अकाउंट चाहिए आपको, तो करंट अकाउंट दे देंगे। आपको करंट अकाउंट में लिमिट कितनी चाहिए, तो उस हिसाब से देंगे। पर डे की 10 लाख ट्रांजेक्शन की लिमिट होनी चाहिए, 3 महीने तक ये फ्रीज नहीं होना चाहिए। हाँ साहब नहीं होगा, मतलब दे विल गिव यू फीचर्स। मतलब सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये साइबर फ्रॉड का इकोसिस्टम क्रिमिनल्स के लिए खड़ा कर रहे हैं, उनके भी उसमें ऐसे वेंडर्स भी हैं जो उनको ये सब चीज़ें ला के भी दे रहे हैं। ये भी एक छोटी सी इंडस्ट्री है। तो एक इंडस्ट्री है जो बैंक वालों के को मिलाकर, टेलीकॉम कंपनीज को मिलाकर ये चीज़ें फैसिलिटेट करती है। उनका काम वहीं तक है। अब वो इनको दे दिया, बात खत्म। फिर एक लोग हैं जो इस चीज़ को इन लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं। फिर जो लोग करते हैं क्राइम, फिर एक इकोसिस्टम आता है जो इस पैसे को इंडिया के बाहर ले जाता है। क्योंकि आपने अपने अकाउंट में पैसा लिया और वो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो पैसा गया ना। तो इनकी गाइडलाइन ऐसे होती है, SOP जो है कि जैसे इस अकाउंट में पैसा आए, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर ये बाहर होना चाहिए, ये
तुरंत दूसरे अकाउंट में जाएगा, दूसरे से तीसरे अकाउंट में जाएगा, तीसरे से 100 अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ही वो 100 अकाउंट में होगा तो आप कितने अकाउंट फ्रीज कराओगे? तो सर ये 100 के 100 इनके कंट्रोल में होने चाहिए अकाउंट। मैं आपको पीडीएफ, हाँ होते हैं ना, तभी तो कह रहा हूँ आपको पीडीएफ भेजूंगा। मैंने अभी एक और ये फ्रॉड तो हुआ, एक अकाउंट से आया हुआ पैसा है। मैंने अभी एक वो पूरा डिटेल निकलवाया। मैंने कहा कि पता ना लेयर 3 लेयर 4 में पैसा कहाँ गया है। हाँ कुछ 22 लाख का फ्रॉड था। हाँ तो पहले एक अकाउंट में गया, ट्रांसफर हुआ 22 Layer से, one। फिर वो जहाँ फ्रॉड हुआ था उसके बाद वो लेयर 2 पे गया, हाँ कुछ 2-2 लाख ऐसे करके 7-8 अकाउंट में। हाँ उसके बाद तो वो जैसे बटा है ना, मैं चौंक गया। हाँ 599 रुपए, 1100 रुपए, 788 रुपए ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मैंने कहा ये मैनुअली तो हो नहीं सकता, ये तो कोई स्क्रिप्ट चल रही है ऐसे लग रहा है। एंड इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स। मैं आपको अभी वो दिखाऊंगा, आप चाहो तो स्क्रीन पर उसको हाइड करके दिखाना। अब आप 1000 अकाउंट कैसे फ्रीज कराओगे? मतलब आपका 22 लाख यदि इतने अकाउंट में चला गया है तो आप पहले तो उनको फ्रीज कराओ, क्योंकि तब तक तो कैश विड्रॉल हो जाएगा ना। इट इज सो फास्ट, निकाल लेते हैं। या तो कैश विड्रॉल कर लेंगे या फिर उससे गिफ्ट कार्ड खरीद लेंगे, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड या एप्पल कार्ड्स या क्रिप्टो करेंसीज, एंड देन इवेंचुअली मनी इज आउट। इट हैपेंस सो फास्ट, विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स तो पैसा बाहर निकल जाता। तो वो जो तीसरा इकोसिस्टम है वो इसलिए है कि ये पैसा बाहर कैसे ले जाया जाए, एनोनिमाइज कैसे कर लिया जाए। तो आप देख रहे हो कितने सारे लोग इन्वॉल्व सर हैं। ये जो फिर इतने अकाउंट्स में फिर एक और लोग हैं अभी भी पूरे फिर मान लीजिए आपने पूरी ताकत लगाई, पुलिस ने, अब सोचोगे ऐसे में पकड़ते हैं हम कैसे? हम देखते हैं पैटर्न, क्योंकि ये लोग किसी एक जगह से तो ऑपरेट कर रहे होंगे, फिर उसमें ह्यूमन इंटेल इन्वॉल्व करेंगे, देखेंगे वहाँ पर कौन लोग हैं, किस घर में हो सकते हैं, कहाँ पर पैसा आ रहा है। फिर रेड प्लान किया, गए, बंदे को पकड़ लिया मान लीजिए। तो नॉर्मली जिसको हम पकड़ते हैं और जिस कंप्लेंट के बेस पे हमने एक्शन लिया है उसको उससे लिंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नंबर उसके पास अब होगा ही नहीं, अब तो बदल गया होगा, वो बैंक अकाउंट अभी तक बंद हो चुका होगा, इसके पास कुछ और बैंक अकाउंट मिलेंगे, इसके पास कुछ और सिम कार्ड मिलेंगे, पैटर्न सेम होगा लेकिन आइडेंटिटीज अलग हो चुकी होंगी। तो ऐसे में इसको कोर्ट में ले जाकर जेल करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई वो कहेगा यार जिस केस के लिए वो आपने पकड़ा FIR के लिए वो तो ये कर ही नहीं रहा ना, कर नहीं पा रहे हैं। वो तो अप्रूव लिंक करो पहले। सर मैंने कई नेक्सस के बारे में सुना है, ये किया है, लेकिन ये तो मुझे आई थिंक आई हैवंट हर्ड ऑफ अ नेक्सस जो इस स्पीड से, इस तरीके से, इस डेप्थ में इतना वेल ट्रेन्ड और इतने सपोर्ट सिस्टम के साथ होता है। जब ये क्रिमिनल्स अटैक करते हैं, ये साइबर फ्रॉड करते हैं, इनमें प्रोफाइलिंग होती होगी सर, ये लोग देखते होंगे ये गरीब से गरीब आदमी को पकड़ना, गरीब से गरीब का मतलब मेरा कि एक लोअर मिडिल क्लास या अपर लोअर क्लास किस्म के आदमी को पकड़ते हैं, या ये बड़े लोगों को भी ये फ्रॉड में फंसा पाते हैं, ये किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं सर? इसके बारे में कुछ अगर आप मुझे बता पाएँ। देखिए सर्वधर्म संभाव के हिसाब से चलते हैं। अच्छा। और जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए हैं, आप नोटिस करना सबके हाथ में आईफोन था। अच्छा। एक भी गरीब आदमी के संग डिजिटल अरेस्ट का केस नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने कि एक रिक्शे वाला बोले कि साहब मुझे 15 दिन डिजिटल अरेस्ट करके रखा और मेरे 784 रुपए ले लिए। तो वो टारगेट ही उसको कर रहे हैं जिसके अकाउंट में 60 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 22 करोड़, 22 करोड़ गया अभी बसंत कुंज में एक उसका। मतलब ये किसी इलिटरेट आदमी को ही नहीं पकड़ रहे हैं, ये एक्चुअली लिटरेट्स को ही पकड़ रहे हैं। जो उनका अटैक वेक्टर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जिसको टारगेट कर रहे हैं वो कौन है। जैसे कि यदि कोई 25 साल से कम उम्र का बच्चा तो उसको वो लूटेंगे, ब्लू टिक करा देंगे, यूट्यूब लाइक करो पैसे कमा लो, जॉब बाहर दिलवा देंगे, इस तरह के प्रलोभन देगा, है ना, या आपके फॉलोअर बढ़वा देते हैं, या ये है उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ प्रायोरिटी रखती है उसके हिसाब से लूटें। यदि आप 25 से 50 साल के बीच में, तो उसको पता है कि इसके अकाउंट में 5-10 लाख तो है पर इसको 1 करोड़ 2 करोड़ बनाना है, तो उसको इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफर करेंगे कि भाई साहब ये देखिए ये डालिए, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 25% से ग्रो, 30% से ग्रो, या उसको जॉब में बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। यदि आप 50 से ऊपर चले गए 60-70, तो उनको पता है पेंशन पड़ी है इसके पास, अकाउंट में बहुत पैसा कमा चुका है आदमी, ठीक ठाक होगा। देखिए जो 50-60 के ऊपर होगा वो उसके अकाउंट में 1.5-2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ भी पड़ा हो सकता है, एसेट बना लिया उसने, उसको डिजिटल अरेस्ट। कितने लोग लुटे हैं, मुझे कॉल आते थे कि सभी नौकरी चली जाएगी प्लीज़। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आम आदमी का तो फिर कोई हिसाब ही नहीं ना, वो तो इस तरह के केस पुलिस में लेके भी नहीं जा पाता और डांट के भगा देंगे उसको। तो और यदि बहुत ही इलीट वाला होगा तो वो तो सुसाइड भी कर लेता है कई बार। सो दिस इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द प्रोफाइल ऑफ ए पर्सन कि वो अटैक वेक्टर होगा क्या, कैसे लूटा जाएगा उसको,
एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है एक हमारे न्यूज़ चैनल की, उनको हार्वर्ड से प्रोफेसरशिप का जॉब ऑफर आया और वो लुट गई। सर अब तो मुझे तो डर सा लग रहा है सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर हर इंसान को ग्रोथ चाहिए, हर इंसान में थोड़ी सी ग्रीड है। मुझे कोई अच्छा ऑफर आ रहा है तो सर मैं तो अब अच्छा ऑफर देख के थोड़ा वो होऊंगा। किस पॉइंट पे आके आपको ये समझना चाहिए, अगर आप ऑडियंस को बताएं, अगर क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, अगर कोई बात ऐसी शुरू हो भी गई, किस पॉइंट पे आके आपको उससे आगे नहीं बढ़ना है और वेरीफाई कर लेना है या एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करना है, और एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन क्या हो सकता है? देखिए, जो भी मामला पैसे तक पहुंच जाए तो आप कॉन्शियस हो जाइए जी। चाहे वो एक जॉब ऑफर आपको आ रहा था, आपसे पैसे क्यों मांग रहा है कि साहब वो पासपोर्ट प्रोसेसिंग फीस है या आपकी रूम बुकिंग कर रहे हैं, फर्स्ट सैलरी से काट देंगे, ये क्या लॉजिक है? या आपने पैसे दिए, डबल हो गए, अब आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, अरे वो टैक्स की फीस है। आप देख रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया लाइक हो, चाहे वो सेक्सटॉर्शन हो, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, पैसा तक यदि मामला पहुंच गया तो आप अलर्ट हो जाओ। फिर ये पुलिस नहीं हो सकती, कोई अकाउंट में थोड़ा पैसा लेगा पुलिस वाला तुमसे, ये तो कॉमन सेंस है। तुम पुलिस वाला बन के कोई बंदा आपसे पैसे मांग रहा है, आप डाल रहे हो, पैसे तक जैसी मामला गया तो आप समझ जाओ कि सिक्स्थ सेंस क्लियर हो जानी चाहिए। 3 ही अटैक वेक्टर हैं या 4 मान लीजिए जिनके थ्रू आप ये गलतियां करते हो: QR कोड, लिंक, ऐप या वाईफाई, यही 4 हैं। QR कोड बहुत तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज QR कोड, वाईफाई QR कोड, होटल का मेनू कार्ड QR कोड, बोर्डिंग पास QR कोड, शादी का कार्ड QR कोड, बर्थडे का कार्ड QR कोड, पेमेंट तो QR कोड है, एंड देन मेनी अदर थिंग। मैंने QR कोड मैनिपुलेट किया और आप गलती से स्कैन कर गए तो आई कैन इवन हैक योर फोन। आपके फ़ोन में कुछ प्लगइन इंस्टॉल कर सकता हूँ, ब्राउज़र प्लगइन है समथिंग, आपका ऑटो फिल डिटेल चुरा सकता हूँ। ऑटो फिल डिटेल समझते हैं आप? आपका नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, जो हम डिलीवरी बैंक ऐप्स अकाउंट आजकल मांग लेते हैं सीधा, जो वो ब्राउज़र में सेव्ड होते हैं। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपको पॉपअप इन्फॉर्मेशन की तरह आती है, वो ए लिखेंगे तो एस लिखेंगे शुभंकर आ गया, ए लिखेंगे अमित आ गया, नाउ लिखेंगे नंबर आ गया आपको। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव्ड है? ये आपके ब्राउज़र में सेव्ड है। आप कोई दूसरी फॉर्म, कोई दूसरी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो, एंड दिस हैज बीन शोन टू यू। ये इन्फॉर्मेशन क्लियर टेक्स्ट में होती है, इनक्रिप्टेड नहीं होती। सो एनीबडी कैन स्टील इट ऑन अ सिंगल क्लिक। आपसे कोई क्लिक कराएंगे और वो इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं यदि आपका ब्राउज़र वल्नरेबल है तो, जो कि होते ही ब्राउज़र अपडेटेड नहीं होते हमारे, इसलिए। सो QR कोड सिंपल, मैं यहाँ पे बाहर आपकी स्टूडियो में पोस्टर लगा दूँ, फ्री वाईफाई और एक QR कोड, 2-3 लोग तो हैक कर लूँगा शाम तक। कोई ना कोई तो आते जाते सिग्नल नहीं आ रहा है, चलो यही कर लेते हैं, फ्री तो है, हो जाएगा। किसी 5 स्टार होटल में जाऊं जहाँ वाईफाई फ्री नहीं है, लगा देता हूँ ऐसे ही। अब वहाँ कोई सिग्नल का इशू आ गया है और किसी ने ट्राई कर लिया तो गया, वहाँ तो सारे प्रोमिनेंट लोग हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन इग्नोरेंटली, बिकॉज हम लोग कई बार लालच या डर के शिकार नहीं है, पर इग्नोरेंट है। जैसे लोग कहते हैं ना कि कोई ना कोई लालच होगा, लालच नहीं था यहाँ पर, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि यार ये क्या। अभी गूगल पे लोगों ने सर्च किया दिलजीत दोसांझ का शो है, पहला जो लिंक आया उसी पे पेमेंट कर दिया, लुट गए। अभी सरताज का शो था, बहुत लोग लुटे, टिकट बुक करने के नाम पे मिल ही नहीं रहा था। ये भी देख रहे हैं कि किसका शो होने वाला है और क्या लिंक, उसी की फर्जी वेबसाइट बन जाती है और वही प्रमोट होने लगती है। वो सबसे ऊपर आते हैं, आप सर्च करना, सबसे ऊपर फर्जी ही आएगी कोई, और उसमें आप पे कर दोगे, वो इतनी वो ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, पूरा इवेंट का डिटेल होगा उसमें ना। त्योहार का टाइम आएगा तो की फर्जी, होटल्स की फर्जी वेबसाइट, केदारनाथ ट्रिप की फर्जी वेबसाइट, सिंगापुर क्रूज़ की फर्जी वेबसाइट, होटल्स की, सब की बनती है। एंड देन यू गो एंड सर्च, एंड जहाँ आपको अच्छा ऑफर मिलता है, आपको लगता है तो 40% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, आप पे कर देते हो, लुट जाते हैं। फिर आता है ऐप इंस्टॉलेशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि APK फाइल भेजा और आपने इंस्टॉल कर लिया, या आपने प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल कर ली, लोन ऐप्स इंस्टॉल कर ली लोगों ने और लुट गए, क्योंकि उसने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर्स कॉपी कर ली। अब आपकी पिक्चर्स को मॉर्फ किया,
नेकेड पिक्चर्स बनाया और आप ही के रिश्तेदारों को भेजना शुरू कर दिया, आपसे पैसे मांग रहे हैं, सब बदनाम कर दूंगा, ये कर दूंगा, गाली गलौज के साथ प्रॉपर। अब आपने तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल की थी, पर आप लुट जाओगे। एक पूरी फैमिली ने नहीं कर पाती है सर। नहीं रोक पाती। पूरी फैमिली ने सुसाइड किया भोपाल में बिकॉज ऑफ लोन एप्स। तो अब करें क्या? तो मैं एक ऐप रिकमेंड करता हूँ जिसमें आप ये चारों चीजें स्कैन कर सकते हैं। मोबी आर्मर करके एक ऐप है, MOBIARMOUR। प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसमें QR कोड, सिक्योरिटी चेक का ऑप्शन है, लिंक वैलिड ऑथेंटिसिटी का ऑप्शन है। कोई भी लिंक आपको RTO का चालान का लिंक आ गया, आप पेमेंट करने से पहले एक बार स्कैन कर लो। मुझे आजकल डेली आ रहे हैं सर। तभी तो कह रहा हूँ, फिर वो गलती से एक आदमी पैनिक में पे कर दोगे कि कितना होगा गाड़ी उठा लेंगे, ये कर लेंगे, आदमी कर देता है। आप उस लिंक को सिर्फ वो भी आर्मर पर डालें, वो स्कैन करेगा, बता देगा कि ये तो फर्जी है, ये तो चाइना में होस्टेड है, ये तो टर्की में होस्टेड है, ये तो 2 हफ्ते पुरानी लिंक है। अब RTO की ऑफिस की लिंक 2 हफ्ते पुरानी होगी। फिर आता है ऐप, आपका फ़ोन आपके बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, कई बार आप घर में भी कोई और, तो उसने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। हाउ डू यू नो कि योर फोन इज ऑलवेज सेफ? सो मोबी आवर स्कैन्स ऑल योर एप्लीकेशंस और बता देता है ये रेड वाली तो अनइंस्टॉल कर दो तुरंत, ये तो आपका OTP ले जाएंगे, ये ऑरेंज वाली रख सकते हो बट इसमें ये रिस्क है, और ये ग्रीन वाली सेफ। सो दैट मीन्स इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी ऑफ योर साइबर हाइजीन। आप जब ये डिजिटल अरेस्ट के भी केसेस हुए तो जो लिंक भेजा गया ना लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फर्जी वेबसाइट थी। मुझे केस आया कि एक बंदा आया रात के 11 बजे, कॉल किया उसने, सर आपसे मिलना है अर्जेंट। मैंने कहा जाओ, घर आया वो, किसी बड़ी कंपनी में काम करता था, MNC में, कांपता हुआ बैठ गया, कहता यार मेरा फ़ोन बंद है तो पुलिस ट्रैक तो नहीं कर सकती। मैंने क्यों? बोले पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया तुमने? बोले मैंने कुछ नहीं किया सर, शरीफ आदमी, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा फिर क्यों डर रहे हो? बोले नहीं पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट निकला हुआ। मैंने कहा है तुम्हारे पास? हाँ। तो उसने अरेस्ट वारंट दिखाया मुझे। मैंने कहा केस क्या? FIR की कॉपी? बोले वो भी है, वो भी दिखाई। मैंने कहा किसने भेजा तुम्हें? बोला मैंने खुद डाउनलोड की। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट इज द प्रीमियम बॉडी, मतलब वो तो पहले मैटर तो पहले सिविल कोर्ट में जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट नहीं निकालता इस तरह से अरेस्ट वारंट। मतलब इनके पास तो केसेस ही सिलेक्टेड जाते हैं। तो ऐसा क्या किया इसने? तो मैंने कहा वो लिंक भेजो, कहाँ से? तो उसने जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वेबसाइट का लिंक मुझे भेजा तो फर्जी .org। मैंने कहा ये तो फर्जी यार, और तब उसको एक झटका लगा, मतलब ये सब फर्जी है। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया .समथिंग करके उसने वो बना रखा था, और बिल्कुल उसमें CGI की फोटो सब कुछ था, उसमें सर्च बार था, तो बोलता था कि इसमें नाम ढूंढिए अपना, तो 2 फाइल आ जाती थी, डाउनलोड कीजिए, अब डाउनलोड करते थे, क्या है सर ये तो अरेस्ट वारंट है, फोटो है आपकी? हाँ सर है। आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, बाहर कैसे घूम रहे हैं आप? अरेस्ट होना चाहिए आपको। अब आप कांपना शुरू हो जाते थे, क्योंकि उसने आपको नहीं भेजा है, आपने खुद ढूंढ के गए हो। So this is an indirect way of convincing you that whatever we are telling you it is fact. उस पर आप डाउट ही नहीं करोगे। तो ऐसा कोई भी लिंक, अभी पुलिस को इम्पर्सोनेट करके कोई कॉल कर रहा है, कल पासपोर्ट ऑफिस को इम्पर्सोनेट करके करेगा, फिर MHA को करके कर सकता है, IB को करके कर सकता है, ED को करके कर सकता है, CBI के नाम से आ सकता है। हमारे डेली इतने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंट्रैक्शन होते हैं, MCA से लेकर मतलब किसी से भी आ सकता है। पहले वो लिंक एक बार स्कैन कर लो, इतना तो कर सकता। मोबी आर्मर। सो ये कुछ कॉमन अटैक वेक्टर से आपको बचा लेगा, जो डे टू डे हमें ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको एक लिंक आता है, इज दिस यू इन दिस वीडियो, आप उसको क्लिक कर लोगे, शायद नहीं करोगे। आया था आपको? वो लिंक आ जाता है नीचे, फेसबुक पे आता है, इंस्टा पे आता है। अब आपने क्यूरियोसिटी में क्लिक कर लिया कि यार कौन सा वीडियो, कहाँ भाई, कहीं वायरल हो गया मैं। चलो आपने नहीं किया, फिर एक लिंक आएगा, इज दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो, या इज दिस योर गर्लफ्रेंड इन दिस वीडियो। तो कुछ और लोग हैं जो शायद क्लिक कर लें, चलो वो भी नहीं किया आपने, तो और इमोशनल, इज दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, 100% लोग क्लिक कर लेंगे। आपको कोई लिंक क्लिक कराना इतना बड़ा काम नहीं है किसी के लिए। सर ये तो कुछ भी नहीं है सर, लिंक क्लिक कराना तो।
और वो अननोन नंबर से आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप कर लोगे क्योंकि वो उत्सुकता। एक लिंक है privacy.net/analyzer, privacy.net/analyzer, ये अपने ब्राउजर में खोलना। उसको खोलोगे तो नीचे स्टार्ट टेस्ट करके बटन आएगा, उसको क्लिक करना। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो आपके मोबाइल से चुरा कर सामने दिखा देगा, जिसमें आपकी लोकेशन, आपका आईपी एड्रेस, आपका डिवाइस कौन सा, आईफोन है, एंड्रॉयड है, कौन सा फ़ोन है, आपका सिम कार्ड कौन सा है, आपका ब्राउज़र कौन सा है, आपका रेजोल्यूशन कितना, आपका बैटरी स्टेटस क्या है, ऐसे करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए लिंक को कोई परमिशन नहीं चाहिए होती। ये जितनी लिंक आप दिन भर में क्लिक कर रहे हो उन सबके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी लिंक के पास। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ privacy.net/analyzer, इसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पर आपके फ़ोन से बाहर जा रही है। उसके बाद दूसरा सेक्शन आएगा, उसमें ऑटोफिल। क्या ऑटोफिल भी जा रहा है? ऑटोफिल में जाओगे तो एक कॉम्बो बॉक्स आएगा, उसको क्लिक करोगे तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन देखने लगे, आपका नेम, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड, तो वार्न हो जाओ, ये सारी डिटेल एक क्लिक पे चली जाएगी। वहाँ पे ऑटोफिल लीक टेस्ट कर सकते हो। फिर तीसरा आएगा कि जो मैंने लॉगिन कर रखे हैं ब्राउजर में, क्या वो डिटेल भी चली जाएगी? तो तीसरे सेक्शन में वो दिख जाएंगे आपके। फिर चौथा सेक्शन आएगा, ब्राउजर की वल्नरेबिलिटीज दिख जाएंगी। पांचवें सेक्शन में आपका डिजिटल डीएनए दिख जाएगा। सो ऐसे सारी चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हो कि सिर्फ एक क्लिक पर क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है कोई आपको। ये करना चाहिए हर आदमी को, टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रेंथ कि भाई मैं जो ब्लाइंडली क्लिक किए जा रहा हूँ कितना डैमेज हो सकता है। आपका बच्चा यदि कोई गेम खेल रहा है, और आजकल सारे गेम्स में चैट फैसिलिटीज हैं जी, बच्चे को लगता है कि जो सामने वाला गेम खेल रहा है वो उसी की एज ग्रुप का है, पर अधिकतर बड़े एज ग्रुप के भी लोग होते हैं। लूडो भी हर गेम, और उसमें बहुत सारे क्रिमिनल होते हैं। 30 से 40% क्रिमिनल हो सकते हैं। कई सारे अलग अलग गेम की बता रहा हूँ जहाँ पर एवरेज 20-25% तो हो गई, पर कुछ ऐसे गेम हैं जो मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल्स आर यूजिंग टू एक्सप्लॉइट किड्स। बच्चों के संग संपर्क करते हैं, एक लिंक भेजा उन्होंने बच्चे को, उसने क्लिक किया, अभी सारी डिटेल उसके पास आ गई। वो बच्चे से कहेगा, अच्छा सेक्टर 8 नोएडा में बैठे हो? हाँ। आईफोन है तुम्हारे पास? वोडाफोन का सिम यूज करते हो? बैटरी तो 22% है, चार्ज क्यों नहीं कर लेते? क्या होगा? बच्चा क्यूरियस हो जाएगा, यार इसको कैसे पता? अरे यार कैसे पता तुम्हें? तुम भी सीख सकते हो, बहुत सिंपल है। अच्छा कैसे? ये देखो, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, तुम भी किसी का भी पता कर लो, कर लोगे आप इंस्टॉल, वो तो वायरस है। तो किसी से कोई गलती कराना कोई बहुत बड़ा काम है। सेम इफ यू आर टारगेटिंग सीनियर सिटीजन, तो मैं कुछ और कहा नहीं करूँगा और वो गलती कर देगा, करते हैं। सर ये तो वो हो गया जहाँ पर आपने पैसा कहीं पे कर दिया, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें लिंक क्लिक करके आपका पैसा निकाल लिया जाता है अकाउंट से। हाँ, उनके केस में क्या कर सकते पहले हैं? तो ये होता है कि हमेशा एक जनरल थंब रूल याद रखना फाइनेंशियल सिस्टम का, कि यदि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ तभी कुछ करना है जब आपको पैसा देना है। पैसा लक्ष्मी अपने आप आती है आपके अकाउंट में जी। मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए बिना आपसे पूछे ट्रांसफर कर सकता हूँ, यूपीआई अलाउ करता है। अब आप केस देख लीजिए, जितने केसेस 70% लोग जो लुटे वो कुछ कर रहे थे क्योंकि अकाउंट में पैसा आ रहा था। क्यों कर रहे थे भाई? सर वो फोन आया था कि वो पिताजी ने कहा रेंट ट्रांसफर कर दें, रेंट भेजना है, तो वो लिंक भेज रहा हूँ, क्लिक कीजिए, रेंट आपके अकाउंट में जाएगा। सर वो फोन आया था कि आपका डिविडेंड पड़ा हुआ है 45 लाख का, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, डिविडेंड अभी आ जाएगा। सर वो फोन आया था कि आपकी कैशबैक भेजना है, कैशबैक के लिए पैसा, ये लिंक। सर वो फोन आया था लॉटरी लग गई, पैसा आ रहा था भाई। आप देख लो जितने 70% केसेस जो होंगे ना, जो कंप्लेंट पड़ी है, वो लोग कुछ कर रहे थे और पैसा आ रहा। अरे पैसा आ रहा था तो आप खुद कुछ क्यों कर रहे थे? क्यों कोई QR कोड स्कैन कर रहे थे, कोई लिंक क्यों क्लिक कर रहे थे? पैसा तो आ रहा था। यदि इतनी सी बात हम इस पॉडकास्ट से लोगों को समझा दें तो 70% फ्रॉड नहीं हो सकता उनके साथ। 70% तक फ्रॉड कंट्रोल नहीं हो हाँ, नहीं हो सकता। कभी भी पैसा अगर आपके अकाउंट में आ रहा है, आपको एक भी स्टेप नहीं करना, कुछ नहीं करना, आएगा पैसा। फोन दूर रख देना कि भाई साहब डाल दीजिए। आप खुद कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आपने कुछ भी किया तो गए। बातों में बात ही मत करना, फिर कहना आप भेजना, भेज दीजिए, फोन है आप नंबर आपके पास। अभी एक RBI ने गाइडलाइन रिलीज किया, उसमें कहा है उन्होंने, गाइडलाइन अभी शायद 2-3 महीने में एग्जीक्यूट हो जाएगी। RBI ने कहा है कि यदि
आपने किसी को ओटीपी दे भी दिया या कोई गलती कर ही दी, तब भी बैंक आपका पूरा पैसा वापस करेगा। 85% ऑफ योर लॉस बैंक बियर करेगा, और 25,000 तक का अमाउंट, मतलब जो भी इसमें छोटा है, 85% या 25,000। इंडिया में जो हर साल लॉस होता है ना, उसमें 65 to 75% जो लॉस है वो 50,000 से कम का होता है एज एन इंडिविजुअल। अच्छा। उसके ऊपर 20-25% वाले लोग हैं जो करोड़ों लाखों के लॉसेस वाले हैं। इस गाइडलाइन से ये हेल्प होगी कि जो इस 70% लोग हैं जिनका कि 15,000 गया, 5,000 गया, खरीदा था, सामान नहीं आया घर पर, डिलीवर नहीं हुआ, ये सब होते ना फ्रॉड, इनका पैसा बैंक वापस करेगी। सो दिस इज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी स्टेप जी, पीपल शुड नो अबाउट इट, और ये हो जाएगा। और यदि ऐसा हो जाता है तो एटलीस्ट वो जो, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि वो बेचारे रियली गरीब लोग होते हैं जिनके 5-10 हज़ार उठते हैं ना। जी, जी, मेरे पास कई बार ऐसे केसेस आए कि साहब मेरी तो सैलरी थी, निकल गई, जी, और वो 15,000 ही थी या 20,000 ही थी, किसी ड्राइवर का निकल गया, किसी कुक का निकल गया, बहुत आता है। मैं हर बुधवार को एक मीटिंग रखता हूँ सुबह 9 से 12:30 अपने फार्म हाउस पे, जहाँ पे मैं बुलाता हूँ लोगों को जो इन पर्सन इंटरेक्शन करें। तो काफ़ी सारे लोग आते हैं, उनके केसेस पे मैं सॉल्व करता हूँ या उनको रिलीफ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। कई ऐसे केसेस आते हैं इसमें साहब 10,000 निकल गया, 15,000 निकल गया। अब मुझे पता होता है कि यार इसके 15,000 लौटाने के लिए जो मैं एफर्ट लगाऊंगा लीगल या जो पुलिसिंग, वो इससे ज़्यादा है कॉस्टली, ठीक बात, बिकॉज आई हैव टू कंज्यूम लॉट्स ऑफ माई टाइम, अदर पीपल टाइम, एंड देन ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा, बहुत कुछ। जब आप इतना सारे स्कैम देखते हो तो ये अमाउंट इनसिग्निफिकेंट हो छोटा, जाता है, फिर क्योंकि लोगों को लगता है कि सर जवाब नहीं देना चाहिए, जवाब नहीं दे रहे। ठीक बात है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा बड़ा है खर्चा। तो कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए कि अपनी जेब से दे दी। जब उस बेचारे की हालत देखते हैं ना, कहते हैं यार इसको दे दो, सो कहना कि हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उतना एफर्ट लगा के और कुछ ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। सो ये फैक्ट है। तो जब ये लॉ आया तो, एंड आई बीन पुशिंग फॉर दिस लॉ, एक्चुअली यूके में ऑलरेडी ये लॉ है, तो मैं पिछले 6-8 महीने से लगातार पुश कर रहा था गवर्नमेंट को कि हमें भी ऐसा लॉ लाना चाहिए। यूके में जो लॉ है वो कहता है कि 85,000 पाउंड तक का पेमेंट यदि किसी का नुकसान होता है तो सरकार 5 दिन के अंदर वापस करती है, चाहे आपकी गलती हो चाहे बैंक की गलती हो, डजंट मैटर। So fortunately, government is bringing this law. This will definitely be revolutionary for at least for those people those are losing small amounts because of their ignorance. सर बैंक्स हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, इनके साथ भी स्कैम्स होते होंगे। बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एम्स दिल्ली में एक अटैक हुआ था, इन सब के साथ क्या होता है सर? ये लोग कैसे इसको टैकल कर सकते हैं और क्या इनका काउंटर मेजर क्या है सर? अब हम जंप कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पर। जी। दोनों के थ्रेट अलग अलग हैं। जितने भारत में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब लगातार टारगेट पे रहते हैं। और भारत में हर साल करीब 15 से 20 लाख साइबर अटैक होते हैं, सीरियस साइबर अटैक इन्हीं एंटिटीज़ के ऊपर। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो एक हफ्ते में 15-20 लाख अटैक हुए। 15-20 लाख। भारत में एक एजेंसी है, उसका नाम है सर्ट, सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो आप सर्ट के ऑफिस जाएंगे तो एक फ्लोर पर एक साइबर स्वच्छता केंद्र बना रखा है, CSK, जहाँ पर वो थ्रेट मॉनिटर करते हैं क्रिटिकल एसेट्स पर कि कितने अटैक हो रहे हैं, एंड यू कैन सी द नंबर्स एंड द लोकेशंस कहाँ पे हो रहे हैं। तो वो मॉनिटरिंग होती है और फिर लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। उनका डेटा है कि इतने अटैक तो होते हैं। लेकिन हम एक आध दो अटैक सक्सेसफुल सुन लेते हैं कि भाई एम्स का आपने एग्जाम्पल दिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड का है। यदि 15 लाख अटैक में से 1-2 अटैक, 10 अटैक हो भी गए, तब भी हम 99.99% अटैक बचा रहे हैं, पर उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सेम हैपेंस विद डिफेंस फोर्सेस। यदि एक कोई मिस्टेक या इग्नोरेंस की वजह से कुछ हो जाए तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है, क्योंकि जान ही जाती है किसी की। फिर यहाँ लाखों करोड़ जाते हैं। जितने ये बैंक्स हैं ये सबसे ज़्यादा टारगेटेड होते हैं। यदि आप डार्क वेब पर जाएंगे तो ऑलमोस्ट हर बैंक के क्रेडिट कार्ड की डिटेल, लोगों के पासवर्ड्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, हर बैंक के। और बैंक कभी नहीं मानते कि हम हैक हुए हैं।
कभी कहा उन्होंने कि नहीं? एक दो बार कभी न्यूज़ में आया होगा, अदरवाइज तो क्योंकि यदि वो मानना शुरू कर देंगे तो लोग ट्रस्ट तो ट्रस्ट नहीं करेंगे। बैंक का तो बिजनेस ही ट्रस्ट का बिजनेस। तो पहले तो एक जेनरिक चीज़ नोटिस करना कि जितने भी साइबर क्रिमिनल के कॉल आए लोगों को, OTP निकालने के लिए आए, किसी ने पासवर्ड मांगा आपका? नहीं। कि भाई साहब पासवर्ड बता दीजिए। पासवर्ड तो है उनके पास, बैंक का पासवर्ड। अच्छा लिखिए, ऐसे तो कभी हुआ नहीं। अच्छा मैं आपसे आपका पासवर्ड मांगूं तभी मुझे 2-3 मिनट लगेगा, क्योंकि वो कैपिटल स्मॉल है, क्या है। पासवर्ड लेने का रिस्क लेता ही नहीं क्रिमिनल आपसे। उसे सिर्फ OTP चाहिए। क्यों? क्योंकि OTP उसी समय जनरेट हो रहा है। ऐसी कोई भी चीज़ जो पहले से कहीं पे भी स्टोर्ड है वो क्रिमिनल के पास ऑलरेडी है। उसने आज तक मांगी ही नहीं किसी से। तो आपसे यदि नहीं गई तो फिर कैसे? यही आपके सवाल का जवाब है। किसी भी बैंक का पासवर्ड कभी किसी क्रिमिनल ने नहीं मांगा आज तक। इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग रहते हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, एक जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। पर हैक सब हुआ है, सबके पासवर्ड बाहर है जी। 16 बिलियन पासवर्ड लीक हुए अभी 6-8 महीने पहले जी। न्यूज़ आ गई साहब, 16 बिलियन पासवर्ड बाहर है जी। दुनिया में लोग कितने हैं? 8 बिलियन। हाँ। इंटरनेट कितने लोग यूज़ करते हैं? 4 बिलियन। 4 बिलियन। 16 बिलियन पासवर्ड बाहर थे और हम आंख बंद करके सोच रहे हैं कि मेरा तो बहुत कॉम्प्लेक्स, मेरा तो है ना बाहर होगा। तो क्या फर्क पड़ता है कॉम्प्लेक्स है या 1 2 3 4 5 6 है? सिंपल पासवर्ड रख लेते हैं वो तो पासवर्ड कुछ भी यदि वो बाहर ही है तो फिर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी करके क्या फायदा? सो डोंट रिलाई ऑन पासवर्ड्स। पासवर्ड आपको सेफ नहीं करेगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेगा या 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेगा। पासवर्ड के अलावा भी एक फैक्टर होना चाहिए टू ऑथेंटिकेट यू। इफ यू आर रिलाइंग ओनली ऑन पासवर्ड देन एज्यूम करके चलिए कि आप हैक्ड हैं जी, क्योंकि वो तो आज नहीं तो कल बाहर मिल ही जाएगा मुझे जी। तो जितने लोग ये सुन रहे हैं सबसे पहले तो आपके हर सोशल मीडिया अकाउंट, कोई भी ईमेल, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो होना ही चाहिए। जी सर, ऐसा भी है जैसे हमारा फ़ोन अगर हैक हो जाता है तो बिना हम अपना ही कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमने अपना कोई ट्रांजैक्शन किया, उसका OTP मिल के वो पैसा निकल जाए हमारे अकाउंट से, ऐसा भी कुछ हो सकता है? ये सब पैसा कभी अपने आप नहीं निकलता। हाँ। बिना आपके इंटरवेंशन के नहीं निकलेगा। अच्छा। इंटरवेंशन अब ऐसा हो सकता है कि आपने अपने फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली जो OTP भेज देता है बाहर भेज रहा है, वो हो सकता है। पर फिर देन यू हैड इंस्टॉल्ड समथिंग। यदि आप अपने फ़ोन में ऐसे ABC एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करते हो रैंडमली, देन यू आर सेफ। सो यू हैव टू इम्प्रूव योर साइबर हाइजीन हैबिट्स। कुछ भी क्लिक नहीं कर देना है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर देना है। यदि आप थोड़ा सा रहेंगे, गलती तो आप करेंगे तभी उसका नेक्स्ट स्टेप जाए। अच्छा दूसरी चीज़, क्रिमिनल कभी एक स्टेप में आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। मतलब जब साइबर क्राइम एक स्टेप में होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। साइबर क्राइम जब आपको क्रिमिनल का कॉल आता है ना तो वो UPSC का 3rd अटैम्प्ट होता है। अच्छा। पहले अटैम्प्ट में वो रेकी करता है, रिकॉग्निसेंस। वो आपके बारे में जानता है, एज ग्रुप है, वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, लालच क्या है, सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है बंदा, अच्छी खासी प्रोफाइलिंग होती है। उसके बाद फिर वो ढूंढेगा कि इसके संग क्या किया जाए, डेटा लेके बैठेगा। यदि किसी ने उसको, आपके फादर को यदि कॉल आता है ना कि अरे आपका बेटा अरेस्ट कर रखा है हमने और वो ड्रग के संग पकड़ा गया है और उसको जेल ले जा रहे हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आ रहे हैं, तो उसको आपके फादर का नाम भी पता है, आपका नाम भी पता है, आपके भाई का नाम भी पता होगा, आपकी मदर का, मतलब सब कुछ रखा होगा वहाँ पे वो। क्योंकि वो ऐसे ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू करेगा कि यदि फादर ने कुछ रिस्पॉन्ड किया तो वो यूज़ करेगा वो इन्फॉर्मेशन कि मेरी उससे भी बात हुई है। अब तो घबरा जाएगा ना, क्योंकि इसके तो सब पता ही है इसको, और वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है और अभी पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो एक काम कीजिए, फटाक से 2.5 लाख रुपये नहीं भेजेंगे तो फिर हम दे देंगे हैंड। वो पैनिक मचा देगा। बट द इन्फॉर्मेशन विच विल पास विल बी सो कन्विंसिंग, बिना रेकी के नहीं हो सकती ना। तो जब उसने कॉल किया उससे पहले वो सब कुछ कर चुके रेडी बैठा है। तो एक मुझे बंदा आया, बोला कि मुझे कॉल आया कि तुम्हारा बेटा पकड़ लिया रेप चार्जेस में, और बस अब मैं घबरा गया, बोले मैं एकदम पसीना पसीना, और जैसी कोई ऐसा बोलता है मैं घबरा गया, अनकॉन्शियस हो गया, लॉक हो गया, और मैं देख रहा हूँ मेरा बेटा सामने बैठा है पर मैं डरे जा रहा हूँ, आप देख रहे हो। तो मैंने डरते बोला पापा मेरा बेटा तो मेरे सामने बैठा है। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई का बेटा होगा, पकड़ तो रखा है हमने। मैं बोले मैं अपने भाई को फोन लगा रहा हूँ कि भाई तेरा बेटा पुलिस ने पकड़ रखा है। अब तुम्हारे ही भाई फोन करेगा तो आप और कन्विंस हो जाओगे कि यार ये थोड़ा ना, इससे तो वैलिडेट किया होगा ना। कहानी ऐसे बनी जाती।
यदि वो पहले स्टेप या दूसरे स्टेप में ही थोड़ा सा कॉन्शियस रहें तो मामला थर्ड स्टेप तक नहीं पहुंचेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल रैंडमली किसी को कॉल करके लूट रहा है, यू हैड डन सम मिस्टेक्स अर्लियर, तभी मामला यहाँ तक गया। सर चलिए फ्रॉड हो ही गया, फ्रॉड में पैसे निकल ही गए। इंडिया जैसे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इतनी चीज़ें जहाँ चल रही हैं, इतने केसेस हैं, साइबर क्राइम का भी इतना कुछ है, क्या रिकवरी रेट है, कितनी केसेस सॉल्व कर पाते हैं सर हम, और आपको क्या होप दिखती है इसमें कि कहाँ तक पहुँचेंगे हम? और सर इसमें कुछ एआई का कोई रोल रहेगा? एक्चुअली जो पैन इंडिया रिकवरी रेट है वो बहुत कम है, वो 3 से 4%। दैट्स इट। पर कई सारे स्टेट्स का बड़ा अच्छा है। जैसे अभी मैं हैदराबाद था, वो शील्ड कॉन्फ्रेंस में, पुलिस की कॉन्फ्रेंस थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका रिकवरी रेट करीब 35%, 35-40% है। केरला का भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे अलग अलग स्टेट का अच्छा है, पर कई सारे स्टेट की बहुत ख़राब भी है। सो एवरेज तो बहुत कम है, पर हर स्टेट लेवल पर जो इनिशिएटिव्स हुए टू इम्प्रूव द रिकवरी, वो रिजल्ट तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे। पर अभी लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ का देश है। 2 महीने बाद फिर एक वही साउथ दिल्ली में एक और लुट जाता है, 11 करोड़, जो डॉक्टर फैमिलीज थी। तो अब और क्या करें? मतलब जितने भी चैनल हर जगह से कैंपेन जा रही है, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी गई है। बार बार पेपर में हेडलाइन आ रही है कि डिस्टिल अरेस्ट हुआ। हर हफ्ते 4 बार न्यूज़ छप रही है, मन की बात में भी हो गया ये भी। तो आप समझ रहे हो, ये देश इतना बड़ा है कि उसके बावजूद भी लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। सर मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में सोशल मीडिया पे आपसे बड़ा एम्बेसडर इस चीज़ के बारे में कोई है, और बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं सर आप। इसीलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर कि अभी इलॉन मस्क का एक स्टेटमेंट आया था कुछ डेटा सेंटर्स को स्पेस में या आउटसाइड दी, मतलब अर्थ से बाहर करने का। वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, और कितना पॉसिबल है वो? क्योंकि दुनिया में एक उसका काउंटर नैरेटिव भी चल रहा है कि जो वो कह रहा है वो सिर्फ अपने स्टॉक्स के लिए कह रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है सर? तो आप भी कहते हो अपने स्टॉक के लिए कुछ ऐसा? मतलब लोग किसी के विजन को काउंटर तो करते हैं जी, पर खुद वो प्रयास क्यों नहीं करते? जी, आप भी बोल दीजिए जी। कि हम ऐसा करेंगे, हाँ, मंगल पर हम हाँ, सैटेलाइट सिटी बना देंगे। हाँ, ये कहने की हिम्मत तो लाओ, पहले हाँ, ब्लूप्रिंट तो दिखाओ। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, होगा। इमीडिएट शायद नहीं हो, लेकिन पहले डेटा सेंटर बिजनेस को समझते हैं, क्योंकि दुनिया इवेंचुअली, यदि आपका जो क्रिटिकल एसेट है वो डेटा ही होगा। इंडिया दुनिया का 20% डेटा देता है, 20% डेटा इंडिया का, क्योंकि डेटा एआई की बैकबोन है। जिसके पास डेटा है उसी के पास ज़्यादा एआई टूल्स, सॉल्यूशंस बनाने की पावर है। और हम एआई के ही बिजनेस देखेंगे आगे, और डेटा नहीं है तो कैसे बनाओगे? 20% डेटा इंडिया दे रहा है, और इंडिया में जो डेटा है वो सिर्फ 3% जो हम स्टोर करते हैं। मतलब बाकी सारा डेटा हमारा बाहर जाता है जी। 70% डेटा चाइना और यूएस के पास है, डेटा सेंटर्स 70%। तो वो लीडर्स हैं। तो इंडिया में भी ये प्रयास हो रहे हैं कि डेटा सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं, पर डेटा सेंटर के संग सबसे बड़ी चैलेंज है एनर्जी का। वो जितना एनर्जी कंज्यूम करता है, यदि एक एवरेज डेटा सेंटर आप लगाते हैं तो वो करीब 100,000 लोगों को, घर को जितनी बिजली चाहिए उतनी कंज्यूम करता है। मतलब एक सिटी के बराबर आप मान के चलो, एक मिड साइज सिटी के बराबर। और उतना एनर्जी यदि आपके पास नहीं है सोर्स, तो वो आपका इकोसिस्टम हिला देगा। फिर स्पेस चाहिए जहाँ लगेगा। सो उस चीज़ को देखते हुए इलॉन मस्क के पास ये आइडिया आया। उसने कहा कि हम स्पेस में क्यों नहीं बनाते। उससे 2 फायदे हैं। पहला कि वहाँ पर तो सन 24 घंटे है, जिस डायरेक्शन में हमारी सोलर बेस्ड एनर्जी से चलेगा, और स्पेस का कोई चैलेंज नहीं है। तो वो एक सैटेलाइट बेस्ड 1 मिलियन सैटेलाइट लॉन्च करके एक डेटा सेंटर रिंग बनाना चाह रहा था, जो वो सोलर पावर्ड होगी। और
अर्थ का पूरा डेटा वहाँ मैनेज होगा। दिस वाज हिज विजन। जिससे जो अर्थ की एनर्जी की प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी और स्पेस की प्रॉब्लम भी चल नहीं आएगी। कई सारी कंपनीज ने इसको इम्पॉसिबल करार दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा और वैसा, पर टेक्निकली ऐसा कोई चैलेंज है नहीं। टेक्निकली बिल्कुल हो सकता है, बस प्रॉब्लम ये है कि इसको मेंटेन करना और उसको बनाना बहुत कॉस्टली है। तो इलॉन मस्क जैसे ही आदमी उसको विजन भी कर सकता है प्लान करके। जब उसने स्टारलिंक का भी बोला था तो भी लोगों ने हंसी उड़ाई थी, कैसे कैसे आप इंटरनेट सैटेलाइट बेस दे देंगे, एलियो जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट चल रहे हैं, तो स्टारलिंक के रिंग्स जो है पर उसने किया, इतने सैटेलाइट लॉन्च कर दिए और इवेंचुअली आज स्टारलिंक है हर जगह, हर कंट्री में दे रहा है। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत विजनरी स्टेप है कि इवेंचुअली हम जो हमारा डेटा लोकलाइजेशन है वो स्पेस में रहेगा। पर इसके बहुत सारे वैसे इम्पैक्ट हैं, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं। आज हमारे जो इंडिया का भी जो चैलेंज है सबसे बड़ा यही है, क्योंकि हमारा सारा डेटा बाहर जा रहा है और हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है और कई बार वो डेटा हमारे अगेंस्ट यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जो डेटा ले रहा है या कोई भी दूसरी ऐप जो 70-80% ऐप यूएस को ही बिलोंग करती है, चाइनीज़ ऐप तो बैन ही कर दी, वो सारा डेटा आपका ले क्यों रही है? वो इतना डेटा लेकर आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना चाहते, वो तो बहुत सारे तरीके हैं। द एक्सपेक्टेशन इज़ बियॉन्ड दैट। आप कभी प्ले स्टोर पर जाएं और देखें कि ये आपका क्या डेटा लेते हैं। तो प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, आइकन पर क्लिक करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आएगा डेटा सेफ्टी करके, उसको क्लिक करेंगे तो सी डिटेल्स करके एक ऑप्शन आएगा, उसको ओपन करेंगे तो बताएगा कि क्या क्या डेटा का लेते हैं, जिसमें वो आपका होगा फाइनेंशियल रिकॉर्ड सारे, क्रेडिट स्कोर, हेल्थ रिकॉर्ड्स, कितना आप सोफे पे बैठते हैं, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कितना रन करते हैं, आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपने वोट किसको दिया, आपका रिलीजियस लिंकेज कि आप कितना सॉफ्ट लिबरल, ये लिखा है उसमें क्लियरली, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम ये डेटा लेते हैं। आपका एड्रेस घर का जो आपने कभी नहीं दिया उनको पता है। आपको आपकी वॉइसेस सुनना, वॉइस का एक्सेस है, आपके फ़ोटोज़, आपके कॉन्टैक्ट्स, एंड यू कीप ऑन स्क्रोलिंग, करते जाना स्क्रोल, आपको लगेगा कि सब कुछ ही तो ले लिया। एंड सो गूगल, सो एनी अदर ऐप। एंड सर आई थिंक चैट जीपीटी और जेमिनाई तो सर एक लेवल आगे चले गए। वो तो एक लेवल आगे चले गए, आपकी फीलिंग्स का डेटा भी ले लेंगे वो तो। अभी एक का केस हुआ गुड़गांव में, तो मुझे टीवी से डिबेट का रिक्वेस्ट आया कि सर एक टीवी डिबेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से 12-13 तारीख को हुआ था नवंबर में और 14 को ये डिबेट थी। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने कहा कि ये कुछ हुआ है, मुझे डिटेल नहीं पता है, कुछ बुलेट पॉइंट दे दीजिए तो आई यूज़ इट इन माई डिबेट। तो चैट जीपीटी ने एक समरी बना के दे दी कि ऐसे ऐसे हुआ, ये रूट कॉज था, ये ऐसे ऐसे, और लास्ट में लिखता है FIR की कॉपी भी दे दूँ। तो मैंने फ़ोन लगाया गुड़गांव, मैंने कहा भाई ये FIR कब हुई? बोले आज सुबह। मतलब 2 घंटे में वो FIR किसी ने चैट जीपीटी पे अपलोड मार दी, कोई न्यूज़ लिखवाने के लिए किसी ने किया, और वो तो ये तो रिस्क है, हर आदमी कुछ भी डाले जा रहा है चैट जीपीटी पर। सर लोग तो अपने थेरेपिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं उसको, मतलब आपको तो वो इस बिल्कुल आपके जितना आप जानते हो उतना ही आपको जानता है, उससे ज़्यादा प्रेडिक्ट करने लगेगा, प्रेडिक्ट करेगा बिल्कुल। अभी तो वो आगे डराएगा आपको। तो और दिक्कत तब है जब आप कि कहीं कोई लीगल प्रॉब्लम हो जाए और वो आपसे ना पूछने के बजाय चैट जीपीटी से पूछे तब क्या करोगे भाई? मतलब सर एक बार वापस बताइए इस बात को, कि मैं आपसे पूछूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि भाई साहब ने क्या क्या किया पिछले 1 हफ्ते में, उससे बहुत कुछ निकल आएगा। सही में सर। आपकी साइकोलॉजी, जैसे आप चैट जीपीटी से एक चीज़ पूछना, आप उससे कहना कि मेरे बारे में मुझे डिस्क्राइब करो, मुझे मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो, तो आपकी तारीफ़ करना शुरू करेगा कि यार ये ऐसा है वैसे है। फिर लास्ट में लिखना कि ना यार ये तो तारीफ़ कर रहे हैं आप, नेगेटिव बताओ ना, फिर वो आपको धोएगा फिर वो ढूंढ के चीज़ें बताएगा, मज़ा आएगा ये क्या होता है। तो ऐसा नहीं, एक ही साइड थोड़ी ना, पिक्चर तो दोनों साइड से देखी जाएगी। जब आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंसोगे तो फिर चैट जीपीटी वो सारी
चीज़ों के लिए विभीषण बन जाएगा। तो सर क्या करें फिर, अब कैसे जी आगे सर? ये तो बहुत मुश्किल दुनिया होती जा रही है सर। नहीं जिए, मैं हमेशा बड़ा स्पिरिचुअल आंसर देता हूँ इस बात का, क्योंकि कोई भी हमारा पॉडकास्ट देख के यदि डर गया तो फिर मेरा ऑब्जेक्टिव फेल हो गया। जी मेरा पर्पस डराना नहीं है, जी मेरा पर्पस है कॉन्फिडेंट करना। जी। यदि आपको पता है ना कि आपका डेटा बाहर है हाँ तो आप सेफ हैं। हाँ, आपको नहीं पता है तो आप अनसेफ हैं। बिल्कुल ठीक बात। हाँ यदि आपको पता है ना कि सामने वाले को पता है कि आपकी लोकेशंस कहाँ की, तो आप सेफ हैं। हाँ क्योंकि अब आपको कॉल करके नहीं बोलेगा कि भाई 25 तारीख को रेडिसन होटल में थे, कॉफ़ी पी रहे थे, इसको कैसे पता? ऐसा नहीं होगा। आप ठीक है आगे बोल। आपको पता होना चाहिए। एक वीडियो देखा होगा आपने, एक लड़की को पुलिस वाला डिजिटल अरेस्ट वाले केस इम्पर्सोनेट करके कॉल कर रहा है कि अरेस्ट करने आ रहे हैं, बस अरेस्ट कर लेंगे, बस निकल पड़े हैं, साइड बजा रहा है, रास्ते में है। वो लड़की बिल्कुल कूल, अच्छा निकल पड़े हो, अरेस्ट ही करोगे आज? हाँ बिल्कुल, आप आज आप मान नहीं रहे हो तो आपको फिजिकल अरेस्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा ठीक है, तो उस चौराहे से आ गए? हाँ। बोले वहाँ पे मोमो की दुकान है, 2 प्लेट मोमो भी लेते आना। ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ। सेम मोडस ऑपरेंडी, एक बंदे के 22 करोड़ लुट जाते हैं। सेम मोडस ऑपरेंडी, खिल्ली उड़ रही है। क्यों? क्योंकि पता है, अवेयर है। दुनिया में जितने रिलीजन हैं वो टाइम और स्पेस में ट्रैवल करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ऊपर वाले से आप अभी नहीं मिल सकते, जब मर जाओगे तब मिल लेना। जब रेस्ट इन पीस का पत्थर लगेगा देन यू आर अलाउड टू मीट। अभी नहीं, तो आपको टाइम में ट्रैवल करना है, अभी नहीं मिल सकते, जब मरोगे तब मिल पाओगे। सो यू हैव टू ट्रैवल इन टाइम। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि अभी यहाँ नहीं मिल सकते, उधर मिल सकते हो, 6वें 7वें 8वें कहीं लेवल पर वो है, तो यू हैव टू ट्रैवल इन स्पेस एंड देन यू कैन मीट। करेक्ट? अलग अलग। फिर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ लेते हो, फिर आप मांडूक्य उपनिषद पढ़ते हो। मांडूक्य उपनिषद कहता है कि टाइम और स्पेस तो होते ही नहीं। तो यदि टाइम और स्पेस होते नहीं, ये क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि टाइम और स्पेस तो होता नहीं, तो यदि टाइम और स्पेस होता ही नहीं तो फिर हम टाइम स्पेस में ट्रैवल कर ही नहीं सकते। तो फिर हमारी जर्नी है क्या? तो भारतीय दर्शन कहता है कि हमारी जर्नी है नहीं जानने से लेकर जानने तक। अभी आप नहीं जानते हो, अब आप जानते हो, और जैसे ही आप जानते हो प्रॉब्लम सॉल्व, पर्दा गिरा, खेल खत्म। आपने एक जादूगर का जादू देखा, उसने चुटकी बजाई, हाथी गायब हो गया। आपको इमोशंस आ रहे हैं, थ्रिल आ रहा है, गूज बम्प आ रहा है, ये कैसे कर दिया इसने? फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि साहब ये तो मिरर थे, रिफ्लेक्शन से ऐसा दिखता है यार। फिर आप बाल खुजा लोगे, यार क्या बेवकूफ बनाया। फिर जादू देखा आपने, एक लड़की की गर्दन काटी, ऐसे गर्दन उठा के यहाँ रख दी, वो तड़पड़ा रही है, चिल्ला रही है। आपके सारे इमोशंस ड्राइव कर रहे हैं, सारे केमिकल्स निकल रहे हैं बॉडी में। फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा कि यार वो तो 2 लड़कियां थी, एक लेटी हुई थी, एक बैठ, क्या बेवकूफ बना रहे हैं। आपकी ये जर्नी हो गई ना। जैसी आपकी ये जर्नी हो गई तो फिर आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार थोड़ी ना लूट परेशान करेंगे। फिर थोड़ा लूट लेगा कोई, यदि आप जान गए। बस जानना है। तो ये पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ है कि आपकी जर्नी हो जाए। यदि आपकी जर्नी हो गई तो कोई फ़ोन में सेटिंग नहीं करनी। लोग मेरे को साहब ये सेटिंग कर दो, ये आप, अरे छोड़ो यार, आपको पता है आपको कोई लूट ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि वो तो इतने हिंट देगा, लूटने वाला तो इतने हिंट आते हैं, पर आपको चूंकि पता ही नहीं होता ना, बेसिक्स भी नहीं पता होता कि यार ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कोई बहुत खतरनाक तरीके से नहीं लूटे कोई। आप समझ रहे हो? आप गौर से देखो हर स्टोरी में कि यार ऐसा बेवकूफ़ था क्या, ये लेडी इतनी बेवकूफ़ थी क्या, वो बंदा इतना बेवकूफ़ था क्या, ऐसी बात में आता है। क्योंकि ये जर्नी नहीं हुई ना। अब इसी दुनिया में लोग रह रहे हैं, 75 साल के हो गए। मैं जाता हूँ, अमित भाई तुम सबको जानते हो यार, वो एक कॉन्ट्रैक्ट निकला है 250 करोड़ का, कुछ हेल्प करा दो उसमें। तो मैं इनको देखता हूँ, मैंने कहा आपके पास 20,000 करोड़ है ऑलरेडी, ये कॉन्ट्रैक्ट आप और ले लोगे, 20-25 करोड़ और ऐड हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्योंकि आपकी जर्नी नहीं हुई ना। आप अभी भी चक्रव्यूह में फंसे हो, कुछ नहीं होना है। जिस दिन आपकी यात्रा हो गई फिर आप सानू की। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में आने के लिए। मैंने सर अभी तक 50-60 पॉडकास्ट ही किए हैं होस्ट। किसी भी पॉडकास्ट में मैंने किसी भी होस्ट को ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है कि आप सर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। बहुत लोग इंटेलिजेंट आए हैं, बहुत लोग बहुत एक्सपीरियंस के साथ आए हैं,
बट मुझे आपसे मिलकर लगा कि मैं आज एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान के साथ बैठ के मैंने बातचीत की है, क्योंकि जिस तरह का आपकी पकड़ साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड पे, उसी तरह की आपकी पकड़ स्पिरिचुअलिटी पे भी है। बहुत ही कमाल की बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह के एम्बेसडर आप हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके, जिस तरह के आप इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, सर ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मैं कहूँगा कि हमारे चैनल पे ही मत देखिए, जहाँ भी सर देखें वहाँ पे सर का कंटेंट देखिए, क्योंकि सर का कंटेंट आपके जीवन में कुछ भला ही करके जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद जेके सुपर पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो नमस्कार मच, सर। लव यू दोस्तों, जी कीप सर। वॉचिंग। थैंक यू सर।